हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पूरी की पूरी एनसीईआरटी में यहाँ पे लेके आया हूँ आपके सामने। एक एक लाइन एनसीईआरटी की हम लोग रीड करते हुए इस चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ठीक है, अपन रिवीजन कर रहे हैं हालांकि, लेकिन फिर भी हमें एक एक लाइन का पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो वो देख लेते हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है। डेली बेसिस पे हम लोग कैसे केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। कीमोथेरेपी क्या होता है इस टर्म को हम लोग समझ जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम लोग समझ जाएंगे। ड्रग का टारगेट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, मतलब एंजाइम्स और रिसेप्टर्स की बात करेंगे कि एंजाइम्स और रिसेप्टर्स के साथ कैसे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, कि कौन से ड्रग्स एंटी मलेरियल होते हैं, कौन से ड्रग एंटी फर्टिलिटी होती है, कौन सी एंटीबायोटिक होती है, कौन सी एंटीसेप्टिक होती है, वो सब हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स को पढ़ेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव्स को पढ़ेंगे कि फूड प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत क्यों पड़ी है, वो कैसे केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। और फिर हम लोगों को देखना है क्लींजिंग एजेंट यानी कि सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये पूरा का पूरा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग पूरा थ्योरी वाला पोर्शन कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ड्रग्स और उसका क्लासिफिकेशन। ड्रग्स और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं। अगर वो हमारे लिए फायदेमंद हुए तो उन्हीं ड्रग्स को मेडिसिन बोल दिया जाता है। अगर वो हमारे लिए फायदेमंद हुए, वो किसी डिजीज को ठीक करने के काम में आए, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, मेडिसिन बोल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो केमिकल्स है इसके द्वारा डिजीज का डायग्नोज होना या डिजीज का प्रिवेंट होना ही कीमोथेरेपी कहलाता है। यानी कि केमिकल के द्वारा की गई थेरेपी इज नॉन एज कीमोथेरेपी। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, यही पूरी की पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मासेस। कैसे होते हैं, छोटे मोलिकुलर मासेस के रूप में होते हैं। आपने देखा टैबलेट्स, जो हमारी गोली आती है या कैप्सूल्स आते हैं, वो छोटे छोटे से आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनका मोलिकुलर मासेस कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, लगभग 100 से 500 AMU के बराबर होता है। दिस इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स। मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये सब हमारी बॉडी के अंदर टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पर ड्रग्स टारगेट करती है, इनके साथ इंटरेक्ट करती है ठीक करने के लिए चीजों को। ठीक है ना, तो दीज इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अगर ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हमारे लिए यूजफुल रहा तो इन्हीं ड्रग्स को मेडिसिन बोल दिया जाएगा, अदरवाइज दीज आर नॉन एज ड्रग्स। तो व्हेन दी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल, थेराप्यूटिक का मतलब डायग्नोज करने के काम में आती है या यूजफुल होती है, तो दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन। तो इन्हीं ड्रग्स को, इन्हीं केमिकल्स को क्या बोल दिया जाता है, मेडिसिन बोल दिया जाता है। और इन केमिकल्स के थ्रू अगर हम हमारी बीमारी को डायग्नोज कर पा रहे हैं, प्रिवेंट कर पा रहे हैं, ठीक हो पा रहे हैं, तो उसी को कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, वो भी लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। एंड आर यूज इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। If taken in doses higher than those recommended, most of the drugs used as medicines are potential poisonous। ये तो हमें भी पता है कि अगर हम लोग किसी टैबलेट को या किसी कैप्सूल को हायर अमाउंट में ले लेते हैं, ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। मतलब रिएक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर, पता ही है आपको। इसलिए डॉक्टर से पूछ के ही हमेशा हमें दवाई लेनी चाहिए। अपने हिसाब से दवाई नहीं लेनी चाहिए। कितनी mg लेनी है, कितनी नहीं लेनी, वो सब डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करके दे तो अच्छा है हमारे लिए। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कीमोथेरेपी क्या होता है। थेराप्यूटिक का मतलब क्या है, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ये आपका थेराप्यूटिक का मतलब है। ठीक है ना, थेराप्यूटिक का मतलब समझ लो, कीमोथेरेपी की डेफिनेशन समझ लो, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ले रहा हूं, वैसा के वैसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अभी हमने देखा कि ड्रग्स क्या होती हैं, मेडिसिन क्या होती हैं, कीमोथेरेपी क्या होती है। अब हमें क्या करना है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करना है। 4 तरीके से ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट।
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब यह है कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्लासिफिकेशन में। जैसे मान लो अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको कौन सी दवाई चाहिए, एनाल्जेसिक्स दवाई चाहिए। अगर आपको बुखार हो रहा है तो आपको कौन सी चाहिए, एंटीपायरेटिक दवाई चाहिए। ठीक है, तो वही चीज है। अगर आपको मान लो कहीं पर चोट लग जाती है तो आपको क्या चाहिए, एंटीसेप्टिक चाहिए बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और वायरस है तो आपको क्या चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए। तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब डिसाइड करेगा डॉक्टर, क्योंकि उसने पूरी की पूरी नॉलेज ली होती है, वो उसने पूरी की पूरी इसकी पढ़ाई की होती है। उसके हिसाब से फिर वो सारे के सारे डाइवर्जेंस जानता है कि हाँ भाई इस बीमारी में ये दवा देनी है, इस बीमारी में ये दवा देनी है। तो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। It is useful for doctors because it provides them the whole range of drugs available for the treatment of particular type of problem. उनको सारी तरह की ड्रग्स का पता होता है कि कौन सी ड्रग किस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए काम में आएगी। यही फार्माकोलॉजिकल का मतलब है। अब असली मतलब तो यहां से आएगा जब अपन फॉर एग्जांपल वाली बात पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट। ये मैंने आपको बताया एनाल्जेसिक का काम क्या है, दर्द निवारक गोलियां जो होती है वो एनाल्जेसिक होती हैं। बुखार के लिए जो काम आती है वो एंटीपायरेटिक होती है। अब ये सब देखो, ये सब चैनल्स हैं। एंटी एनाल्जेसिक्स एक तरह का चैनल है, एंटीपायरेटिक एक तरह का चैनल है दवाइयों का, एंटीबायोटिक एक तरह का, एंटीसेप्टिक एक तरह का। तो हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई है। ऐसा तो है नहीं बुखार आ रहा है तो हम लोग एंटीसेप्टिक खा लेंगे, खा ही नहीं सकते, बॉडी के ऊपर लगाया जाता है एंटीसेप्टिक। ठीक है ना, तो ये सब हमें डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एंटीसेप्टिक किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, फंजाई होते हैं। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनकी वजह से जो डिजीजेस प्रोड्यूस होती है बॉडी के ऊपर वो एंटीसेप्टिक से ठीक होती है। खैर हम लोग इस एनाल्जेसिक एंटीसेप्टिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में भी देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग कहाँ पर एक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन होता है ड्रग का। ठीक है, जैसे मान लो कोई हार्मोन है हिस्टामिन, अब उस हिस्टामिन के ज़्यादा बनने की क्वांटिटी को हमें कम करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एंटीहिस्टामिन लेना पड़ेगा। मान लो हमारे बॉडी के अंदर नॉर एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन कम हो जाता है तो ऐसे केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्रैंकुलाइजर लेना पड़ेगा। ट्रैंकुलाइजर एक ऐसी दवा होती है जो कि पागल हो जाते हैं ना मरीज, उनको दी जाती है, जिनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है उनको दी जाती है। उनके अंदर क्या होता है, नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन जो है वो बहुत कम होता चला जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है। तो उसके बेसिस पे ड्रग के एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ऑल एंटीहिस्टामिन्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामिन। हिस्टामिन के एक्शन को अगर हमें रोकना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, एंटीहिस्टामिन खाना पड़ेगा। विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन का मतलब इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। देयर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स कैन बी ब्लॉक्ड। इस चैप्टर के अंदर हम आगे चल के देखेंगे हिस्टामिन को हम लोग कैसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं वो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अब देखना, आप बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जब आप पर्चा लेके किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो तो वो आपको सेम नाम की दवाई नहीं देता, वो किसी और कंपनी की दवाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट होता है दवाई के अंदर जो सॉल्ट मौजूद है वो सेम होना चाहिए। वो ऐसा बोल देता है आपको कि यार सॉल्ट सेम है लेकिन कंपनी अलग है, तो आप बोलते हो ठीक है चल दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वही वाली बात है कि सेम स्ट्रक्चर वाली दवाइयों का एक जैसा लगभग इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर ये सल्फोनामाइड है, ये सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चर है, इसमें मैं आर वाले ग्रुप को बदलता जाऊंगा तो यहाँ पर नई नई ड्रग्स बनती चली जाएगी। हालांकि उनका एक्शन जो होगा लगभग एक जैसा होगा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर बाकी का सेम है, केवल यहाँ पे आर के बदलने से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। तो वही वाली बात लिखी हुई कि इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। एक जैसी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। और फार्माकोलॉजिकल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दर्द अलग चीज है, बुखार अलग चीज है, और वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह अलग चीज़ है, वो फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है। तो इनकी अगर स्ट्रक्चर सेम है तो सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी लगभग ये शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चर फीचर गिवन बिलो। स्ट्रक्चर फीचर जो है वो ऐसा कैसा होता है, आर बदलते जाओगे नई नई ड्रग आपके पास प्रोड्यूस होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक और क्लासिफिकेशन है यहाँ पे
मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पे। मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर टारगेट्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है। ये मॉलिक्यूलर टारगेट्स होते हैं, इनके बेसिस पे आपके ड्रग्स बनाए जाते हैं जो इन पर्टिकुलर जगहों पर जाके अटैक कर सके, तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो ड्रग्स यूजुअली इंटरैक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स सच एज, मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट। अब देखो क्वेश्चन यहां से क्या आएगा कि व्हाट आर मॉलिक्यूलर टारगेट्स। मॉलिक्यूलर टारगेट्स क्या है, ये ड्रग के टारगेट क्या है। ड्रग के टारगेट है आपके बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 आपके ड्रग के टारगेट हैं, इनको मॉलिक्यूलर टारगेट बोला गया है। ये ध्यान रखेंगे आप, यहां से क्वेश्चन बनता है। दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स। इनको क्या बोला जाता है, टारगेट मॉलिक्यूल्स बोला जाता है या ड्रग टारगेट बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक की लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। ड्रग possessing some common structural features may have the same mechanism of action on targets। जो ड्रग सेम टाइप की होती है उनका सेम मैकेनिज्म होता है जो भी आपका टारगेट मॉलिक्यूल है उस पर। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखो ये जो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन है ना, इसको समझना सबसे ज्यादा आसान होता है और ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है टारगेट मॉलिक्यूल पे कैसे ड्रग आपकी अफेक्ट कर रही है, और उसी से पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसको अब हमें डिस्कस करना है कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से टारगेट मॉलिक्यूल्स पर ड्रग इंटरेक्ट करता है जाके, और उनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट करके आप लोग लिखते भी जाना। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। अब देखो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, सबका पर्टिकुलर अपना अपना काम है। जितने भी एंजाइम्स हैं, मैंने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपको बताया था, एंजाइम्स आर बिहेविंग एज बायोकैटलिस्ट। वो बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करवाना या रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में काम आते हैं एंजाइम्स हमारे। अब क्योंकि एंजाइम बायोकैटलिस्ट है, तो बायो रिएक्शंस जो भी होंगी, बायोकैटलिस्ट है, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, लिपिड्स के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा होगा ड्रग का, उनको एक्टिवेशन एनर्जी कम करने में ये काम आ रहा होगा। जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये भी ध्यान रखना, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन भी हमारा टारगेट मॉलिक्यूल ही है, इसलिए एंजाइम भी हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। इसी तरह से रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर और इनर पार्ट के बीच में एक टुकड़ा फंसा होता है, उसको रिसेप्टर बोलते हैं। बहुत सारे रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफर करने में काम में आते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाने का काम कौन करते हैं, हमारा रिसेप्टर करता है। बात समझ में आती है। तो वो रिसेप्टर भी यहाँ पे ड्रग के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब डीएनए और आरएनए जो अपनी बॉडी के अंदर होता है, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सारी कोडेड इंफॉर्मेशन डीएनए आरएनए के अंदर स्टोर होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो कहाँ पे कैसे कैसे ड्रग का टारगेट के साथ इंटरेक्शन होगा वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स। ये बताया मैंने आपको, ऐसे प्रोटीन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं वो एंजाइम का, वो उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। मैंने आपको बताया जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। Carrier proteins carry polar molecules across the cell membrane. Nucleic acids have coded genetic information for the cell. Lipids and carbohydrates are structural parts of the cell membrane. ये सारी की सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, और जो हमारा एंजाइम है वो बायोकैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। जो हमारा रिसेप्टर है वो क्या करता है, केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करता है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये 3 इंपॉर्टेंट हमें देखने भी हैं अभी। अब एंजाइम एज ड्रग टारगेट, अगर मान लो ड्रग का जो टारगेट है वो हमारा एंजाइम है, यानी कि बायोकैटलिस्ट प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा टारगेट है और ड्रग उस पर इंटरेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर एंजाइम एज ड्रग टारगेट है तो होगा क्या, यहाँ पर देखने की बात यह है कि कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड एन एंजाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डू एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन।
हमें ये जानना पड़ेगा कि कैसे एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, कैसे वो बिहेवियर करता है कि वो रिएक्शन को स्लो करने या फास्ट करने का काम करता है, कैटलाइज करने का काम करता है। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। दो तरीके की एक्टिविटी एंजाइम शो करता है। पहली एक्टिविटी क्या शो करता है वो देख लो आप। जो भी आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, मतलब सबस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पे बीमारी, डिजीज, जो भी आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको क्या चाहिए, उसको एक साइट चाहिए जहां पर जाके वो स्टोर हो सके। जैसे अपन हाइड्रोजिनेशन पढ़ते थे, तो हाइड्रोजिनेशन के अंदर अपन ने देखा था जो H2 का मॉलिक्यूल था, अपन ने उसको मेटल की सरफेस पे एडजॉर्ब करवाया था, चिपकवाया था, क्योंकि उसको सरफेस की रिक्वायरमेंट थी, तब जाके वो एल्कीन पे अटैक कर पाता था। उसी तरह से ये जो सबस्ट्रेट है, इसको भी अगर बेहतरीन तरीके से रिएक्शन करनी है किसी के साथ, तो इसको एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपकी बॉडी की नॉन चीज है। तो नॉन चीज क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो बॉडी के इनसाइड होता है, वो होता है एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इसके पास एक एक्टिव साइट होती है, वो एक्टिव साइट बिल्कुल सबस्ट्रेट के शेप की होती है। तो सबस्ट्रेट क्या करता है, उस एक्टिव साइट में घुस जाता है इस तरह से। जैसे ताला और चाबी होता है ना, ताले के अंदर अपन ने चाबी फंसाई, ठीक है ना, तो जो पर्टिकुलर ताला होगा उसमें पर्टिकुलर चाबी से ही खुलेगा। वैसे ही यहां पर भी पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही होल्ड करेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को होल्ड करने का यहां पर काम करता है। तो एंजाइम ने क्या किया, एक तरह से रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम किया, होल्ड करके यहां पे इसको सरफेस प्रोवाइड करके। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट को होल्ड करने का काम करता है आपका एंजाइम एक्टिव साइट पर। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम hold the substrate molecule in a suitable position so that it can be attacked by the reagents effectively, ताकि सबस्ट्रेट पे जो है वो रिएजेंट आसानी से आकर अटैक कर सके। इसलिए उसको एक एक्टिव साइट की रिक्वायरमेंट थी। अभी इधर उधर भाग रहा था सबस्ट्रेट, अब वो भाग नहीं रहा, उसको एक पर्टिकुलर सरफेस मिल गया, अब रिएजेंट आके आसानी से उस पर अटैक कर सकता है। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन सच एज। अब ये सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम पे किस किस फोर्स से बाइंड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से फिर से क्वेश्चन आता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वॉन डर वॉल इंटरेक्शन भी होते हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा एंजाइम और कौन सा सबस्ट्रेट क्या बाइंडेशन चाहता है, किस तरीके से जुड़ना चाहता है। आयनिक बॉन्ड से जुड़ना चाहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ना चाहता है, आयनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ना चाहता है, वॉन डर वॉल फोर्स से। ये सब कुछ किस बात पर डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट के पास कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एंजाइम के पास कौन से फंक्शनल ग्रुप है। एक काम तो एंजाइम का ये हो गया कि उसने सबस्ट्रेट को होल्ड करने की जगह प्रोवाइड कर दी। दूसरा काम एंजाइम का क्या होता है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट काम है। बहुत सारे सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जिनके पास रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता है, तो एंजाइम वो काम भी करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को फंक्शनल ग्रुप भी प्रोवाइड करता है ताकि वो रिएजेंट से आसानी से रिएक्ट कर पाए। तो सेकंड फंक्शन जो है एंजाइम का, भाई एंजाइम का काम क्या है हमारा, एंजाइम का काम है रिएक्शन को फास्ट करवाना, रिएक्शन को स्टार्ट करवाना। पहले सबस्ट्रेट इधर उधर भाग रहा था, रिएजेंट उसके ऊपर अटैक करना चाह रहा था, वो कर ही नहीं पा रहा था, एंजाइम ने एक जगह प्रोवाइड कर दी, अब वो रिएजेंट आसानी से आके उस पर अटैक कर सकता है। एक तरीका, अगर उसके पास फंक्शन ग्रुप नहीं है तो एंजाइम उसको फंक्शन ग्रुप भी प्रोवाइड कर सकता है ताकि वो रिएक्शन कर पाए, रिएक्शन फास्ट हो पाए, रिएक्शन स्टार्ट हो पाए। तो वही चीज है, द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप that will attack the substrate and carry out the chemical reaction, है ना, ताकि केमिकल रिएक्शंस हो पाए। सबस्ट्रेट को क्या करता है, फंक्शन ग्रुप भी प्रोवाइड करता है। तो दो काम है, आपसे पूछेगा कि एंजाइम के दो वर्क बताओ जो कि वो सबस्ट्रेट के साथ करता है ड्रग इंटरेक्शन करते हुए। पहला काम बाइंड करने का, दूसरा काम फंक्शन ग्रुप प्रोवाइड करने का, दैट्स इट। नेक्स्ट है बेटा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ड्रग एंजाइम के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, यहाँ पर वो वाली बात लिखी हुई है। देखो ये सब एनसीईआरटी की लाइनें, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी में जैसे लिखा है अपने को वैसे ही लिख के आना है ना। इधर उधर की बात लिखनी ही नहीं है, नंबर ही नहीं मिलेंगे। नहीं तो आप इधर उधर लिखोगे नंबर ही नहीं मिलेंगे। नंबर तभी मिलेंगे जब आप एनसीईआरटी की लाइनें चुरा के लिखोगे, सीधी बात, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम। अब देखो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन कैसे होगा, अभी तक एंजाइम ने किसको होल्ड कर रखा था, सबस्ट्रेट को होल्ड कर रखा था, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो सबस्ट्रेट एंजाइम को होल्ड करे, मतलब एंजाइम पे वो सबस्ट्रेट घुसे। वैसी की वैसी शेप का हम लोग क्या कर देंगे,
ड्रग डाल देंगे। देखो यहाँ पर देखो आप, ये सबस्ट्रेट है और ये हमारी ड्रग है, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की। हम नहीं चाहते कि ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम पे घुसे ताकि डिजीज होना स्टार्ट हो, तो हमें उसको प्रिवेंट करना है। हमने क्या करा, एक आर्टिफिशियल ड्रग बनाई बिल्कुल सबस्ट्रेट के शेप की, और उस ड्रग को पहले ही एक्टिव साइट पे घुसा दिया। अब इस सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं मिल पा रही बाइंड होने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, फंक्शनल ग्रुप मिल ही नहीं पाएगा। ड्रग ने उस जगह को रोक लिया तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, तो डिजीज रुक जाएगी। बात समझ में? तो इस तरह से ड्रग और एंजाइम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बात समझ में? तो पहला तरीका यहाँ पे ड्रग और एंजाइम को इंटरेक्ट करने का क्या है कि एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट के बजाय खुद ड्रग जाके घुस जाए। ये पहला काम है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी। ड्रग इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम, दिस कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। पहला काम क्या है कि ये क्या कर दे, ब्लॉक कर दे बाइंडिंग साइट एंजाइम की, एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होने से रोक दे। ये बात मैंने बोली आपको। और कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को कैसे ना कैसे करके बर्बाद कर दे। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट की जगह पे ड्रग चली जाए तो सबस्ट्रेट घुस नहीं पाएगा क्योंकि अब एंजाइम की जगह भर गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उस शेप की ड्रग बना ही ना पाए, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ये होती है एक्टिव साइट। इसी तरह से एक और साइट मौजूद होती है ये पीछे की तरफ। अब इस एक्टिव साइट के शेप की हम लोग ड्रग नहीं बना पाते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस एलोस्टेरिक साइट अपोजिट टू द एक्टिव साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। इस एलोस्टेरिक साइट के शेप की हम लोग ड्रग बनाते हैं और उस ड्रग को यहां पर घुसवा देते हैं। ऐसा करने से यहां पर ये जगह फिल होगी, ऊपर धक्का लगेगा, ये जो एक्टिव साइट है इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और इसकी शेप चेंज हो जाएगी तो वापस से सबस्ट्रेट एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक ताले में चाबी नहीं घुसेगी तब तक ताला खुलेगा नहीं। और अपन ने क्या करा, ताले की चाबी चेंज कर दी। बात समझ में आ रही? अपन ने ताले का जो लॉक था अंदर का वही चेंज कर दिया, तो चाबी घुसेगी कैसे, तो वो सबस्ट्रेट आ ही नहीं पाएगा अंदर। तो दो तरीके से आप यहां पर ड्रग का काम इस्तेमाल कर सकते हो एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म करने के लिए। या तो आप एक्टिव साइट पे बाइंड करवा दो, या फिर आप एलोस्टेरिक साइट से शेप चेंज कर दो एंजाइम की। ये दो तरीके। अब पढ़ लेते हैं फटाफट से, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन टू डिफरेंट वेज। दो तरीके से एंजाइम की एक्टिव साइट को बर्बाद कर सकती है। ड्रग कॉम्पीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अगर यहां पर ड्रग्स सबस्ट्रेट की शेप की हो जाती हैं तो उन ड्रग्स को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो कि एंजाइम को इनहिबिट कर देती है सबस्ट्रेट पे जुड़ने से। पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या है साहब, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, दीज बाइंड टू ए डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। जब एक्टिव साइट पे आपकी नहीं जुड़ पाएगी तो दूसरी साइट पे जोड़ेंगे, जिसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। यही बताया था आपको, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगी इन सच ए वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब सबस्ट्रेट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, जुड़ ही नहीं पाएगा, रिएजेंट अटैक ही नहीं कर पाएगा, डिजीज फॉलो ही नहीं हो पाएगी। If the bond formed between an enzyme and an inhibitor is a strong covalent bond and cannot be broken easily, then the enzyme is blocked permanently. तो एंजाइम जो है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हुआ जिसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता हो, ठीक है। द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसाइज द न्यू एंजाइम, ठीक है। नया एंजाइम बनाना पड़ेगा फिर उसको। तो ये सारी की सारी बातें मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आपको लिखना है ना। मैंने आपको एक कहानी की तरह सुनाता जा रहा हूँ और फिर आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। डायग्राम बनाओगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, सीधी बात है, क्योंकि डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वही के वही कॉपीड है यहाँ पे, है ना। ये एंजाइम है, एलोस्टेरिक साइट है, ये इनहिबिटर है जो कि ड्रग है, और उसने एक्टिव साइट को चेंज कर दिया साहब, ठीक है साहब। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। अभी हम लोगों ने एंजाइम को बर्बाद किया, ठीक है। एंजाइम पे सबस्ट्रेट जुड़ना चाह रहा था लेकिन हमने ड्रग ऐसे बना दी। एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरी चीज है रिसेप्टर। एंजाइम इज डिफरेंट थिंग, रिसेप्टर्स आर डिफरेंट थिंग। एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन, लेकिन वो कौन से प्रोटीन है, ग्लोबुलर। रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रोटीन। दोनों का वर्क डिफरेंट है। वहां पे सबस्ट्रेट को होल्ड कराने का काम करते थे, रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर मैसेज को ट्रांसफर करता है, वो केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और उन केमिकल्स के थ्रू आगे मैसेज पहुंचाने का काम करता है। कैसे करता है बाद में पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। देखो ये है हमारा एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है हमारा पूरा का पूरा। ये आउटर वॉल है ना, सेल वॉल जो होती है हमारी, उसके आउटर
सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन या इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके आउटर और इनर सरफेस के बीच में भी गैप होता है, और उसके बीच में ये देखो, ये देख रहा है केले जैसा जो है, ये रिसेप्टर प्रोटीन है। ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सबके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है ये साइट। इसको बोलते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। ये सबके अंदर डिफरेंट शेप की होती है। जितने रिसेप्टर प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे, सबकी रिसेप्टर साइट जो है, मतलब बाइंडिंग साइट जो है, वो डिफरेंट शेप की होगी, क्योंकि डिफरेंट मैसेजेस हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और पर्टिकुलर मैसेज अगर एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना है तो वो इस बाइंडिंग साइट पे बाइंड होना चाहिए। अब वो मैसेज मुझे आगे पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, ये पूरा का पूरा खेल इस रिसेप्टर पे डिपेंड करेगा। अगर इस पर बाइंड हो गया तो वो आगे पहुंचेगा, बाइंड नहीं हुआ तो आगे नहीं पहुंचेगा। अगर मुझे नहीं पहुंचाना है तो या तो मैं इस जगह को भर दूं, एक तरीका। अगर मैंने इस जगह को पहले से भर दिया तो वो जो केमिकल मैसेज के रूप में आ रहा था वो आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं इस जगह को पहले से भर दूं तो जो केमिकल यहां पर घुसना चाह रहा था, जो ट्रांसफर होना चाह रहा था कि साहब मेरे यहां दर्द हो रहा है, मेरे यहां दर्द हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बॉडी के अंदर ये फंक्शन जाए कि इसके यहां दर्द हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता ना दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस रिसेप्टर जो कि इस मैसेज को ट्रांसफर कर रहा होगा, मैं उसकी साइड को पहले से भर दूंगा। और भरूंगा कैसे? ड्रग्स से, मेडिसिन से। बात समझ में आती? या फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ ऐसा आइटम डाल दूं जो इस बाइंडिंग साइट की शेप को चेंज कर दे, या इस बाइंडिंग साइट की शेप को। दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हम उस बाइंडिंग साइट को बर्बाद कर दे, मतलब उस जगह को भर दे, या फिर हम उसकी शेप को चेंज कर दे, जिससे कि वो केमिकल जो मैसेज के रूप में आ रहा था वो जुड़ ना पाए वहां पे। कभी कभी बॉडी में ऐसा भी होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है वैसा मैसेज होता ही नहीं है बॉडी के अंदर, वैसा केमिकल ही नहीं होता। जैसे मान लो जो पैरालाइज हो जाते हैं मरीज, है ना, पैरालाइज होते हैं, उनके यहाँ पे सेंस, मान लो हाथ पैरालाइज हो गया किसी का, उसका सेंस होना बंद हो गया। मैं चाह रहा हूं कि यार उसके सेंस हो, मैं चाह रहा हूं कि उसका सेंस हो। अब लेकिन वो क्या है कि उसके चूटी भर रहे हैं, ऐसे चूटी भर रहे हैं, लेकिन उसको सेंस ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो जो मैसेज है वो दर्द वाला मैसेज है, वो चूटी भरने वाला मैसेज जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस में हमें मैसेज प्रोवाइड तो करना है, तो हम बाहर से ड्रग के रूप में मैसेज भी डाल सकते हैं। हम मैसेज को रोक भी सकते हैं, और हम डुप्लीकेट टाइप का मैसेज ड्रग के रूप में डाल भी सकते हैं कि साहब इसके यहां दर्द हो रहा है, दर्द दिखाओ, है ना, ड्रग के रूप में डाल भी सकते हैं। दोनों केस में ये काम करता है। बात समझ में? अब पढ़ लेते हैं। यही काम है बस कुल मिला के, और कुछ भी काम नहीं। यही ड्रग, ये रिसेप्टर का ड्रग के साथ इंटरेक्शन था, ठीक है। एक यहां से लेकर यहां तक इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करना, उसी के हिसाब से अपनी बॉडी में सारी फंक्शंस चलते हैं। वही मैसेज आगे ब्रेन तक जाता है, वही फंक्शन करवाता है। अब देखो, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस में काम में आता है। मेजोरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन्स। मेजोरिटी जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। Receptor proteins are embedded in the cell membrane in such a way that their small part possessing active site projects out of the surface of the member and opens at outside region of the cell membrane। क्या कह रहा है कि छोटा सा पार्ट जो है वो आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें कि इस तरह का छेद बना हुआ रहता है, ठीक है ना। ये बात लिखी हुई थी। रिसेप्टर प्रोटीन एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, द एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर ओपन्स एट द आउटसाइड ऑफ द रीजन। सेल ओपन हो रही है आउटसाइड द रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर होता है, एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन टू मसल इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। These chemicals known as chemical messengers, इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइड ऑफ द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइड पर आके मिलते हैं, तब जाके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, या एक न्यूरॉन से मसल्स, या मसल से ब्रेन की तरफ मैसेज ट्रांसफर होता है। टू अकोमोडेट अ मैसेंजर, शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस। This bring about the transfer of message into the cell. Thus chemical messenger give message to the cell without entering the cell. वो केमिकल बिना सेल में घुसे और अपना काम कर जाता है, मैसेज प्रोवाइड कर जाता है, केवल और केवल उस शेप को चेंज करके। मतलब वो यहाँ पर एंटर होगा, मैसेज यहाँ पर एंटर होगा, इसकी शेप को चेंज करेगा, वो शेप यहाँ पर जाके पूरा यहाँ से वाइब्रेशंस चलेंगे और यहाँ पर जाके वो आपके मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कम्युनिकेशन चलता है। इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन आगे से प्रोवाइड होती है विदाउट एंटरिंग द केमिकल इनटू द सेल। सेल में घुसा नहीं है केमिकल, बाहर से काम करेगा अपना, ठीक है। अब ये चीज में कह रहा था, ये देखो बाइंडिंग साइड यहां से घुसा, यहां पर ये मैसेज आपका ट्रांसफर हो गया।
ये बाइंडिंग साइट वापस थोड़ी सी देर के लिए आया था, शेप चेंज करा, अपना मैसेज प्रोवाइड किया, वापस चला गया। ये काम होता है देखो मैसेज का, ठीक है ना। तो रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर आया, बाइंडिंग साइट पे घुसेगा। शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर, शेप चेंज हुई, आगे मैसेज ट्रांसफर हुआ, वापस से चला गया। रिसेप्टर रिगेन्स स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर, वापस चला गया। ऐसा क्यों, वापस क्यों चला गया? क्योंकि बाद में भी तो मैसेज प्रोवाइड करवाना है भाई। ऐसा तो ना एक बार करा दिया, एक रिसेप्टर खत्म, उसकी जिंदगी का वो आखिरी मैसेज था, पहला मैसेज था, उसके बाद वो काम ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो मैसेज काम किया, उसके बाद उसने अपने रिसेप्टर ने वापस शेप गेन कर ली, अगेन अगर उस टाइप का कोई मैसेज आएगा तो वो वापस से वर्क करेगा, ठीक है। और अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम उस जगह को भरवा देंगे। There are a large number of different receptors in the body that interacts with different chemical messengers. These receptors show selectivity for one chemical messenger over the other because their binding sites have different shapes, structure and amino acid composition. मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स जो होते हैं बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और सबकी बाइंडिंग साइट अलग अलग होती है और इसलिए सभी अलग अलग टाइप के केमिकल मैसेज को आगे पहुंचाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है अंग्रेजी में, ठीक है। Drugs that bind to the receptor site and inhibits its natural function are called antagonist. देखो क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि what is antagonist. Drugs that bind to the receptor site and inhibits its natural function are called antagonist. वो ड्रग जो नेचुरल साइट पे बाइंड हो जाएगी रिसेप्टर के और उसके फंक्शन को खत्म कर देगी, उसको क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं। These are useful when blocking of message required. किसी मैसेज को रोकना है तो हम एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। There are other types of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor. These are called agonist. एक होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जब हमें ब्लॉक करना हो, एगोनिस्ट ड्रग का यूज तब हम लोग करते हैं जब हमारे पास मैसेज नहीं है तो हम मिमिक मैसेज डाल देते हैं एगोनिस्ट के रूप में, तो वो क्या होता है? एगोनिस्ट होता है। These are useful when there is a lack of natural chemical messenger. जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी होती है तो हम एगोनिस्ट का यूज करते हैं और हमें ब्लॉक करना है तो हम एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। मेरे हिसाब से बात क्लियर है, ठीक है। थेराप्यूटिक एक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। अब हमें क्या करना है, अलग अलग ड्रग्स का क्या यूजफुलनेस होता है, कैसे वो प्रिवेंट करती है, कौन सी डिजीज से बचाती है, उनको एक एक करके हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा एंटासिड, ठीक है। सबसे पहले आप इसको एक बार रीड करो फिर मैं आपको बता दूं। हाँ भाई, ठीक है, आप लोगों ने एक बार रीड कर लिया होगा। अब देखो एंटासिड क्या होता है, ठीक है। अपनी बॉडी में जब अपन लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपन को बोला जाता है कि तुरंत पानी ना पियो। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी क्या करता है, उस खाने को पचाने के लिए एसिड प्रोड्यूस करता है। वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्टमक के अंदर, पेट के अंदर अपने एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर वो एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया, देखो एसिड का बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी अपन खाना खा रहे हैं उसको कौन सड़ाएगा, गलाएगा, पचाएगा? देखो वो सब कुछ पचाएगा अपना स्टमक। जो भी एसिड बन रहा है उसके अंदर वो पूरा का पूरा गला देता है। पूरी रोटी वोटी जो भी हम लोग खाते हैं सबको गला के और वो अपनी बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। जो काम की चीज़ें वो रह जाती है और बाकी की चीज़ें फ्लश आउट हो जाती है। इसीलिए आप कुछ भी खाओ निकलता एक जैसा ही है, देखा होगा आपने, ठीक है ना। कुछ भी खाओ निकलता एक जैसा ही है। तो वही चीज़ है कि एंटासिड क्या काम करता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, तो उस केस में हमें खट्टी खट्टी डकार आने लगती है। आपने देखा होगा, ये बदहजमी सी महसूस होती है, तो लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई। तो उस केस में हमें एंटासिड लेना पड़ता है। अब एसिड को खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? बेस इस्तेमाल करने पड़ेगा। तो एंटासिड क्या होंगे? हमारे बेस होंगे। अब वो बेस कौन से होते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। लेकिन समस्या क्या है, ये जो पुराने टाइप के एंटासिड है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये सब एंटासिड केवल जो बना हुआ एसिड है उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन जो कारण है, जो जड़ है जहाँ से एसिड बार बार प्रोड्यूस हो रहा है उसको खत्म नहीं कर पाते। तो आगे चल के इन एंटासिड के बजाय नए एंटासिड प्रोड्यूस हुए, नई तरह की जो दवाइयाँ थी, नई तरह के ड्रग्स आए एंटासिड के रूप में, जैसे सिमेटिडीन आया, फिर रेंटिडीन आया। सिमेटिडीन सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंटासिड था। बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में एसिड बनने से दिक्कत हो जाती है, पेट में अल्सर जैसी बीमारी भी हो जाती है। अल्सर मतलब वो टुकड़ा ही खराब हो जाता है पेट का, बहुत ज़्यादा उसमें छाले टाइप के बन जाते हैं बॉडी पेट के अंदर, तो वो काफ़ी तकलीफ देते हैं जो भी मनुष्य होता है उसको। तो इस सब समस्या को ख़त्म करने के लिए फिर आगे चल के सिमेटिडीन, रेंटिडीन नाम के एंटासिड आए जो
बनने वाले एसिड को, जहां से बन रहा था उस मेजर कारण को भी उसने खत्म कर दिया। बेसिकली जो बनता है वो हिस्टामिन ज्यादा निकलने की वजह से ही बनता था, तो उस हिस्टामिन को भी कम करने का काम करते हैं एंटासिड हमारा। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं अपन, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी एसिड के बारे में। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। आपको पता है ज्यादा एसिड बनने से पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है। इन सीवियर केसेस अल्सर आर डेवलप इन द स्टमक। अल्सर जैसे भी होने लग जाता है, पेट के अंदर गहरे छाले हो जाते हैं, जख्मी हो जाता है पेट अंदर से। अंटिल 1970 ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटासिड सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 1970 तक हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था और ए मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे एंटासिड के रूप में, मतलब बेस की तरह काम करते थे। एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल कर देते थे ताकि पीएच न्यूट्रलिटी से ज्यादा भी नहीं जाए। भाई ज्यादा बेसिक होना भी खतरनाक है। However, excessive hydrogen carbonate can make the stomach alkaline and trigger the production of even more acid। अब देखो, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट अपन लोग ज्यादा खा लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट की मात्रा अगर बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो पेट अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का हो जाएगा, और बेसिक नेचर का हो जाएगा तो फिर भाई कोई भी चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है वो इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी चीज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो बॉडी उसको ठीक करने के लिए तुरंत काम करना स्टार्ट कर देती है। अब बेस अगर पेट के अंदर ज्यादा बन रहा है तो एसिड की मात्रा फिर से निकलने लग जाएगी पेट के अंदर से, ताकि वहां पे न्यूट्रल नेचर बनता रहे। तो फिर वो वापस से ट्रिगर किसको कर रही है, एसिड को ट्रिगर कर रही है। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर अल्टरनेटिव्स। ये जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स है ये ज्यादा अच्छे अल्टरनेटिव थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तुलना में। बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्युबल दीज डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी के अबव पीएच ये मेंटेन मतलब रखते थे, आगे बढ़ने नहीं देते थे पीएच को, जिससे कि एक्स्ट्रा आपका जो है एसिड ना निकल पाए। दिस ट्रीटमेंट कंट्रोल्स ओनली सिम्टम्स। ये सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते थे एंड नॉट द कोज। कोज को नहीं कर पाते थे, मतलब जो निकल रहा है उसका मेन कारण ये समाप्त नहीं कर पाते थे, केवल जो बन चुका एसिड है उसको खत्म करते थे। ठीक है, देयरफॉर विद दीज मेटल सॉल्ट्स द पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इजीली। अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाता था। तो ऐसे केस में फिर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मैंने आपको वैसे भी बता दिया था, वापस रीड करके भी बता दिया। ठीक है, in advanced stages ulcer become life threatening and its only treatment is removal of the affected part of the stomach। देखो अल्सर इतनी गंदी बीमारी है कि अगर अल्सर हो जाता है तो पेट के उस हिस्से को निकालना पड़ता है बॉडी के अंदर से, वरना वो पूरा का पूरा सड़ा देता है बाकी के पार्ट को भी। इसलिए अल्सर ना हो उससे पहले ही हमें ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। और मेजर ब्रेक थ्रू जब आया था, जब सिमेटिडीन नाम की हमारे पास दवा आ गई थी। देख लो आप, A major breakthrough in the treatment of hyperacidity came through the discovery according to which a chemical histamine, histamine जो केमिकल था, stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach। The drug cimetidine, हमें जब पता चला कि हिस्टामिन नाम का जो हार्मोन है, हिस्टामिन नाम का जो केमिकल है उसकी वजह से मेन कारण था ज़्यादा एसिड बनने का बॉडी के अंदर, तो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग सिमेटिडीन बना ली। सिमेटिडीन, जिसको टेगामेट के नाम से भी जाना जाता है, was designed to prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall। This resulted in the release of lesser amount of acid। ये amount of acid को कम करने का काम करती थी। The importance of the drug was so much that it remained the largest selling drug in the world until another drug ranitidine was discovered। सिमेटिडीन तब तक इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बिकने वाली दवा हो चुकी थी, जब तक रेनिटिडीन का आविष्कार नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी एंटासिड क्या क्या है। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर है, रेनिटिडीन का स्ट्रक्चर है। हिस्टामिन का स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नाइट्रोजन इसके अंदर होते हैं, 2 नाइट्रोजन रिंग के अंदर होते हैं, 1 नाइट्रोजन बाहर होता है। 1 नाइट्रोजन जो है यहाँ पर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आई? तो 3 नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद होते हैं, देख लो आप। ये सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर है, ये रेनिटिडीन का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट है एंटिहिस्टामिन। एंटिहिस्टामिन नाम से पता चल रहा है अपोजिट टू हिस्टामिन, यानी कि जो हिस्टामिन निकलेगा बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, एंटिहिस्टामिन करता है। ठीक है, अब एंटिहिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इज इंपॉर्टेंट वैसोडिलेटर, इट हैज वेरियस फंक्शंस, it contracts the smooth muscles in the bronchi and gut and relaxes other muscles such as those in the walls of the fine blood vessels। Histamine is also responsible for the nasal congestion associated with common cold and allergic responses to pollen। बेसिकली होता क्या है कि जो हिस्टामिन होता है वो मेनली एलर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, जैसे छींक आना है ना, या फिर हमारे नाक बहना है ना, या फिर सांस ढंग से ना आना, ठीक है, इचिंग की प्रॉब्लम होना, ठीक है, दाने निकल जाना शरीर पे, ये हिस्टामिन की वजह से होता है। तो एंटिहिस्टामिन उसको कंट्रोल करने का काम करता है।
सिंथेटिक ड्रग्स हमें पता होना चाहिए कि एंटीहिस्टामिन एक कौन सा है, ब्रोमोफेनेरिमिन आपका एंटीहिस्टामिन है जिसको डाइमिटैप भी बोलते हैं। एंड टेरिफिनेडिन भी आपका क्या है, एंटीहिस्टामिन है जिसको सेल्डेन बोलते हैं, एक्ट एज एंटीहिस्टामिन। ये दो आपको याद रखनी है, ब्रोमोफेनेरिमिन और टेरिफिनेडिन आर एंटीहिस्टामिन, ठीक है। They interfere with the natural action of histamine by competing with the histamine for binding site of receptor where histamine exerts its effect। देखो सारा खेल इस बात का है कि जहां पर रिसेप्टर पे हिस्टामिन अपना एक्शन दिखाने वाला होगा, केमिकल मैसेंजर के थ्रू मैसेज ट्रांसफर करने वाला होगा, अगर हमने उस मैसेज को रोक दिया तो हमारा काम हो गया। तो वहां पर उस बाइंडिंग साइट पर जाकर एंटीहिस्टामिन अपना काम दिखा देता है, जिससे हिस्टामिन अपना काम नहीं दिखा पाता। यही तो था रिसेप्टर ड्रग इंटरेक्शन या फिर एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन, तो उसी पे पूरी कहानी चल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अबव मेंशन एंटीहिस्टामिन नॉट अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक। जो एंटीहिस्टामिन है वो हमारी बॉडी में एसिड के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, जबकि वो एलर्जी वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब एलर्जी को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। द रीजन इज दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी शेप अलग अलग होती है जिन पर जाकर वहां पर वर्क होता है, वहां पर बाइंडिंग साइट डिफरेंट डिफरेंट तरीके होती है। तो जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होंगी और जो एंटासिड्स होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ेंगी। समझ गए आप बात को? इसलिए एंटीहिस्टामिन्स एंड एंटासिड्स आर डिफरेंट। ब्रोमोफेनेरिमिन का स्ट्रक्चर ये है, टेरिफिनेडिन का स्ट्रक्चर ये है। भाई जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो सब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, ठीक है, कुछ भी पूछ ले रहा है, इसलिए सारे स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर करके आप तैयार करें।